स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के जनवरी 2022 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन घुघुटिया फेस्टिवल के बारे में है। ये उत्तराखंड का एक फोक फेस्टिवल है। आपको बताना है कि ये उत्तराखंड में किस ओकेजन पे, किस उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है, इसको हम मकर संक्रांति के पर्व के मौके पे सेलिब्रेट करते हैं। इसको घुघुटिया को मकर संक्रांति भी बोला जाता है। ये हिंदू फेस्टिवल बेसिकली है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से इस दिन जो सन है वो कैप्रिकॉन में कैंसर से एंटर करता है, यानी कि जॉडियक साइन ऑफ कैंसर है, वहां से सन की मूवमेंट कैप्रिकॉन की तरफ शुरू होती है। इस उपलक्ष्य पे होता क्या है, सन जो है उसकी उत्तरायण मूवमेंट शुरू होती है, यानी कि नॉर्थवर्ड ट्रांजिशन जो है वो सन का शुरू होता है, वो उत्तर की तरफ मूव करना शुरू करता है। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो इस मौके पे अपनी पहाड़ियों पे वापस आते हैं क्योंकि सीजन में चेंजेस होने शुरू होते हैं। इस दिन खिचड़ी को चैरिटी के तौर पे बनाया जाता है और बांटा जाता है। बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड के हैं वो घुघुटिया के उपलक्ष्य पे होली रिवर्स में डिप करते हैं। कौन कौन सी रिवर्स में डिप करते हैं आप ध्यान रखेंगे। कुमाऊं बागेश्वर जो कि सरयू और गोमती का संगम है उसमें, और इसके अलावा रानी बाग में भी वो लोग डिप करते हैं। उत्तरायणी के डिफरेंट मेले लगते हैं जिसमें कि लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। घुघुटिया को एक और नाम से जाना जाता है काले कौवा। सो ये सारे नाम, सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस दिन जो भी अगले दिन खिचड़ी खिलाई जाती है या जो भी चीजें बनाई जाती हैं उसको घुघुटिया से एक दिन पहले रात को बनाया जाता है, फिर अगले दिन सर्व किया जाता है। काउस को फीड किया जाता है, क्रोस को फीड किया जाता है। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने ये बोला कि ऐसे फोक फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए दिखाई देता है कि नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट स्पीशीज जैसे कि काउज हो गई, क्रोज हो गया, वल्चर्स हो गया, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। और ये खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सो हमें अगर इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते रहना है तो इन्वायरमेंट का भी खासा ध्यान रखना होगा, और ये फेस्टिवल एक मौका साबित हो सकते हैं लोगों में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का मैसेज कन्वे करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके तहत रिसेंटली ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी इनमें से किसी स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं उनको ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा, यानी कि अब ये मैंडेटरी है उनके लिए। आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं अब उनको इसका बेनिफिट लेने के लिए ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि में ये जो चेंजेस है ये 2022 में किए गए और इससे लगभग 12 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स इफेक्ट होंगे जो कि इसमें एनरोल्ड हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए फार्मर्स को उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। 2,000 रुपए की 3 किश्तें बना के ये ट्रांसफर जो है अमाउंट वो किया जाता है। और पीएम किसान निधि का एक पोर्टल भी है, उस पोर्टल के तहत भी ये जो ई-केवाईसी है वो डन हो सकता है और ये मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन सूर्यधर लेक के बारे में है। ये न्यूज में थी तो आपको बताना है ये कौन सी रिवर पे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है जाखन रिवर। इस लेक के ऊपर हमने पिछले साल भी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन किया था। बेसिकली ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बोली जाती है, और इरिगेशन के हिसाब से इरिगेशन को मजबूत करने के लिए इस लेक को ड्रॉ करने का जो था वो मौका अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे 2017 में कंस्ट्रक्शन ऑफ सूर्यधर लेक का प्रोजेक्ट पास किया गया और इसके लिए बजट तय किया गया था 50 करोड़ 24 लाख रुपए, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है लगातार वो इसको झेलने पड़ रहे हैं, यानी कि फाइनेंस टाइमली रिलीज नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये जो लेक का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन है, वो रुका हुआ है। जाखन रिवर आपकी कहाँ लोकेटेड है, देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में है। आपको बताना है हर साल हम किस डेट ऑफ जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है हर साल हम 10 जनवरी को इसे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये डे जब सेलिब्रेट किया गया इस बार तो बहुत ही फेमस एक क्लासिक नॉवेल है, शायद आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है मैला आंचल। इस वर्ल्ड हिंदी डे के मौके पे मैला आंचल नॉवल जो कि फानीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है, फानीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है, इसको जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और जापानीज में जो इसका नाम रहेगा वो रहेगा डोरोनो सुजो।
तो अगर क्वेश्चन आए डोरोनो सुजो क्या है, तो ये मैला आंचल का जापानीज ट्रांसलेटेड वर्जन है। बात अगर की जाए हिंदी के बारे में, तो वर्ल्ड हिंदी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिससे पता लगता है कि हिंदी की कितनी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल लेवल पे भी। ये ना केवल इंडिया में बोले जाने वाली सबसे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, बल्कि पूरे विश्व में भी, पूरे वर्ल्ड में ये थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 615 मिलियन लगभग जो स्पीकर्स हैं वो हिंदी भाषा से बिलोंग करते हैं। और मैला आंचल का ये जो ट्रांसलेशन है, ये वर्ल्ड हिंदी डे के मौके पे ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के किस एरिया में एक रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से वहां के जो वोटर्स हैं उनको अपनी वोट कास्ट करने के लिए जो कन्वेंस दिया गया वो था हेलीकॉप्टर। यानी कि वोट कास्टिंग के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया करवाए गए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क जब चल रहा था रोड का, तो हैवी स्नोफॉल की वजह से रोड जो थे वो ब्लॉक भी हो रखे थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको पता होगी, हमने काफी बार की है, बॉर्डर एरियाज पे जब कोई रोड का कंस्ट्रक्शन चलता है या कोई भी ब्रिज बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, क्योंकि ये मैंने पहले करवाया हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन से उत्तराखंड का ऐसा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, जहां के लोगों को जो वोट कास्ट करने के लिए सुविधा दी गई वो हेलीकॉप्टर की थी। आंसर है पिथौरगढ़। आप सबको मैंने काफी बार करवाया है कि चाइना के साथ उत्तराखंड का बॉर्डर कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में शेयर होता है। अगर आपने अच्छे से पिछले लेक्चर देखे हैं सो प्लीज डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन कि इंडिया की उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं उत्तराखंड के। और पिथौरगढ़ के जो लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर मुहैया करवाए गए इंडिया चाइना बॉर्डर पे। मिलाम लापसा के पास जो मुंसियारी का एरिया है पिथौरगढ़ में, स्पेसिफिकली यहाँ पे मुहैया करवाया गया। मुंसियारी रीजन को हम लोग बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, और मुंसियारी आपका 3400 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये हेलीकॉप्टर्स की सुविधा जो थी वो प्रोवाइड की गई। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया, उत्तराखंड का पूरी इंडिया में क्या प्लेस है, क्या स्थान है। तो आंसर है पूरी इंडिया में नंबर ऑफ टाइगर्स के टर्म में उत्तराखंड आपका थर्ड नंबर पे आता है। और ये जो फाइंडिंग्स हैं ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की हैं। जो उत्तराखंड के फॉरेस्ट है उनके बारे में ये पाया गया कि बहुत ही फेवरेबल है टाइगर्स को लेके, यानी कि बहुत इंक्रीज देखने को मिला है टाइगर्स के मामले में उत्तराखंड में। जबकि पूरी इंडिया में अगर हम रैंकिंग देखें तो सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में पाए जाते हैं, और सेकेंड नंबर पे कर्नाटका में पाए जाते हैं, थर्ड नंबर पे आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और फोर्थ में महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उत्तराखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो तीन आपको स्टेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टाइगर्स की नंबरिंग में, ये काउंट में हमेशा फॉल देखने को मिलता है मैक्सिमम टाइम। तो जिससे ये पता लगता है कि टाइगर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं वो इन तीन स्टेट्स में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन वही जब हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड में डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव मैनर में टाइगर कंजर्वेशन की जो मुहिम है उसे चलाया गया है। और इससे पता लगता है कि हमारा डे बाय डे जो टाइगर कंजर्वेशन का काम है वो और भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि टाइगर की जो नंबरिंग है वो उत्तराखंड में इंक्रीज होती जा रही है। और स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ टाइगर्स उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो 442 जो टाइगर्स है वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये नंबर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ही बारे में है, जिसके द्वारा ये फाइंडिंग्स निकाली गई कि कहाँ पे टाइगर का काउंट इंक्रीज हुआ है, कहाँ डिक्रीज। आपको बताना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो टाइगर सेंसस कंडक्ट किया जाता है वो हर बार कितने वर्ष में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 4 साल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा टाइगर सेंसस रिलीज किया जाता है। और ये जो अब रिलीज किया गया लेटेस्ट, उसमें ये पाया गया कि उत्तराखंड में काउंट जो है टाइगर का वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, पिछले 10 साल में उत्तराखंड में केवल 96 टाइगर की डेथ जो है वो देखने को मिली है, जो कि बाकी एरियाज में ज्यादा है। जैसे कि एमपी में लगभग 250 या 244 टाइगर्स का डेथ हुआ, 168 टाइगर्स का डेथ हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तराखंड में ये काउंट बहुत लो है, 96 है। ठीक है, सो ये बताता है कि जो टाइगर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज हैं उत्तराखंड की, वो बहुत ही एफिशिएंट है।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, सो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ध्यान रखेंगे ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही बनाया गया था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया 2006 में जब ये बॉडी बनाई गई। ये टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई थी। बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एम्बिट के अंडर काम करती है। टाइगर कंजर्वेशन को जो भी स्टेटस देना है, टाइगर का अप्रेजल करना है, कंजर्व करने के लिए क्या मेथड्स अपनाने हैं, कैसे इनिशिएटिव्स लेने हैं, वो सारे काम ये करती है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इम्प्लीमेंटेशन की, वो भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास है। ये इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो पहले करवाया हुआ है फ्रेम करके। यहाँ पे बस एक चीज और ध्यान रखेंगे जिसका मैंने क्वेश्चन फ्रेम भी किया था कि मिनिस्टर जो है एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, वो इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एब्रेंट बुश ब्लू के बारे में। इनको फर्स्ट टाइम जिम कॉर्बेट में देखा गया। सो ये किस प्रकार की स्पीशीज है ये आपको बताना है। स्नेक है, बटरफ्लाई है, टाइगर है या फिर पैरेट है। सो करेक्ट आंसर है कि ये बटरफ्लाई की ही स्पीशीज है जिसको कि जिम कॉर्बेट में देखा गया। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये बहुत ही रेयर स्पीशीज ऑफ कैटेगरी में आता है बटरफ्लाई की, जिसको कि स्पॉट किया गया। काफी लंबे टाइम से कॉर्बेट में इनको देखा नहीं गया था। कॉर्बेट फॉरेस्ट का जो एरिया है या फिर बायोडाइवर्सिटी है वो इमेंस है, हाई है काफी, लेकिन स्टिल ये जो रेयर स्पीशीज है इनको वहां पे काफी सालों से लोकेट नहीं किया गया था। लेकिन अब की बार मतलब जो साल गया है 2021, वहां पे इनको 2 बार सपोर्ट किया गया, यानी कि 2 बार देखा गया। तो मे बी बेटर फॉरेस्ट कंडीशन होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी और इनरिच हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको लोकेट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोकायुक्त एक्ट के बारे में है। उत्तराखंड की स्टेट में लोकायुक्त एक्ट कौन से साल में पास किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है साल 2011 में उत्तराखंड का लोकायुक्त एक्ट जो है वो पास किया गया था। मेजर जनरल बीसी खंडूरी जो थे वो इस एक्ट को लेके आए थे। सो इसको खंडूरी एक्ट भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि पिछले लगभग मान के चलिए 8 साल हो चुके हैं कि लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट उत्तराखंड में नहीं हुआ है, या फिर बोल सकते हैं हॉल्ट कंडीशन पे है, ठीक है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, बहुत सारी ने प्रॉमिस किए, फिर वो पावर में आके चली गई, लेकिन स्टिल लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। लोकायुक्त का फंक्शन क्या होता है आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा डेफिनेटली। सो ये बेसिकली हमारी सिस्टम से करप्शन को रिमूव करने के लिए काम करते हैं। जो भी एंटी करप्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, किसी भी हाईएस्ट ऑफिशियल के अगेंस्ट अगर आपको कंप्लेंट करना है या विसल ब्लो करना चाहते हैं तो आप लोकायुक्त के तहत जाके कर सकते हैं। सिमिलरली नेशनल लेवल पे लोकपाल है, ठीक है, और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त काम करते हैं। हर एक स्टेट का अपना इंडिविजुअल होता है लोकायुक्त एक्ट के तहत लोकायुक्त को अपॉइंट करना। सो इसलिए शायद हर एक स्टेट अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से इनको अपॉइंट करती है, लेकिन उत्तराखंड में अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिल्ला मोतीचूर कॉरिडोर के बारे में। इसको लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट कॉरिडोर फॉर वाइल्ड लाइफ बोला जाता है। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये कॉरिडोर काफी टाइम बाद दोबारा से ओपन किया गया और कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये कॉरिडोर ओपन हुआ वैसे ही वहां पे एलिफेंट का जो मूवमेंट है वो देखने को मिला और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि जब ये कॉरिडोर बंद था तो जो एलिफेंट थे उनका जो मूवमेंट देखने को मिला था वो देखने को मिला था कि वो नेपाल की तरफ चले जाते हैं, या फिर जो शिवालिक के फॉरेस्ट हैं वो वहां से घूमते हुए कॉर्बेट की तरफ जाते हैं। तो मतलब ये कॉरिडोर बंद था, इस वजह से वो डाइवर्ट लैंड फॉलो कर रहे थे, डाइवर्ट रूट फॉलो कर रहे थे, और कई बार आप उनको लोकेट नहीं कर सकते थे, मॉनिटर नहीं कर सकते थे कैमरा से। लेकिन अब ये कॉरिडोर खुलने से हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, स्पेसिफिकली जो एलिफेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लोकेट कर सकते हैं। इवन टाइगर्स का भी जो मूवमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैप किया जा सकता है कैमरा की मदद से। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है कि जो वाइल्ड लाइफ में वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व में मूवमेंट होता है टाइगर का स्पेसिफिकली, वो अब इस कॉरिडोर के ओपन होने से हम लोग लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है बेसिकली ये राजाजी टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसका हिस्सा है, सो राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। इसका जो कुछ पोर्शन है वो उत्तर प्रदेश में भी लोकेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जब रेड़ा मंडी परिषद में कितने प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 13 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जो है वो इस झबरेरा मंडी परिषद में रखा गया। और ये स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट हैं ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए वहां पे किए गए हैं सेटअप। ठीक है, फार्मर वेलफेयर के लिए इन प्रोजेक्ट का सेटअप जो है वो किया गया है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये अगले कुछ सालों में कंप्लीट होंगे और इनका जो लिंकेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के साथ किया जाएगा और उन्हीं के थ्रू बेनिफिट्स को लेते हुए इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है किस मठ का जो नाम है वो बदल के ज्योतिर्मठ रखा जाएगा। करेक्ट आंसर है जोशी मठ। आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ज्योतिर्मठ के नाम से इसको जाना भी जाता था। तो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि जोशी मठ को अब ज्योतिर्मठ बोला जाएगा। बद्रीनाथ जो आपका श्राइन टाउन है वहां का ये वे है, यानी गेटवे बोला जाता है इसे। और बद्रीनाथ डेटी जो है जोशीमठ उनकी विंटर सीट बोला जाता है, ये भी आपको पता होगा। और आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 8th सेंचुरी में 4 मठ इस्टेब्लिश किए गए थे, उनमें से आपका एक है जोशीमठ। बाकी 3 जो हैं उनका नाम ध्यान रखेंगे, जो मैंने लिखे ही हुई हैं, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका, ये 3 है। और चौथा था जोशीमठ जिनका सेटअप किया गया था आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। अगर जोशीमठ के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखी जाए तो ध्यान रखेंगे इसको ज्योतिर्मठ के नाम से जाना ही जाता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये आपका लोकेटेड है। हाइट आप इसकी ध्यान रख सकते हैं, 6150 फीट की हाइट पे है ये। ठीक है, पिलग्रिमेज सेंटर तो है ही, जैसे कि बद्रीनाथ है यहाँ पे। इसके अलावा ट्रैकिंग के लिए, एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ट्री हाउस टूरिस्ट्स के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे या खोले जाएंगे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है नैनीताल में ट्री हाउस बनाने का जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जाएगा। जो फातो रेंज है नैनीताल में, फातो रेंज नैनीताल में रामनगर के पास है, वहां पे ये ट्री हाउस का जो सेटअप है वो डेवलप किया जाएगा। सो फर्स्ट ट्री हाउस होगा ये हिमालयस के जंगल में। ट्री हाउस का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता है, क्योंकि हम नेचुरल सराउंडिंग्स को डैमेज नहीं करते हैं बल्कि उन्हीं में ही रहने का जो कल्चर है उसे अडेप्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बायोडाइवर्सिटी रिच तेराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन नैनीताल में ग्रो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो फाउंडेशन स्टोन है वो देहरादून में रखा गया। कितने करोड़ के ये फाउंडेशन स्टोन जो है प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 18,000 करोड़ तक के जो मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके फाउंडेशन स्टोन देहरादून में रखे गए हैं। और 2007 से 2014 के बीच में ये भी बताया गया कि लगभग 288 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवे हैं उत्तराखंड में बनाए गए हैं। 600 करोड़ रुपए इनकी टोटल लागत रही है। और ये भी बताया गया है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो पावर सप्लाई के लिए उत्तराखंड में खर्च किया गया। और अब आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए 18,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यंगस्टर्स को जो कि सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और एमबीबीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें कितनी अमाउंट सरकार के द्वारा दी जाएगी ये आपको बताना है। आंसर है 50,000। सो 50,000 रुपीज उनको दिए जाएंगे जो कि यूपीएससी या एमबीबीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये डिसीजन उत्तराखंड सीएम के द्वारा लिया गया है। और एम्प्लॉयमेंट फेयर जो है उसको हल्द्वानी में कंडक्ट किया गया था, वहीं पे ये डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके। और होम स्टे की स्कीम जो है वो ऑलरेडी चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम का पर्पस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने इस स्कीम के बारे में डिटेल में क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। सो होम स्टे स्कीम जो है वो किस चीज के लिए है उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एक और कंट्री के बीच जल्द ही साइन किया जाएगा ताकि महाकाली रिवर पे ब्रिज जो है उसका फॉर्मुलेशन किया जा सके। और ये ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, धरचूला में। सो कौन सी कंट्री के साथ ये साइन हो रहा है एग्रीमेंट ये आपको बताना है। आंसर है नेपाल। अगर आपको महाकाली रिवर का ओरिजिनेशन पता है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते थे।
एमओयू साइन हो चुका है। जो इसका काम है ब्रिज का वो 3 साल में कंप्लीट किया जाएगा। और आईआईटी दिल्ली जो है उसका जो हाइड्रोलॉजी और सॉइल टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है वो इसमें इनकॉर्पोरेट करेगा, यानी कि अपना योगदान देगा। ध्यान रखेंगे 110 मीटर लंबा ये ब्रिज रहेगा, 2 लेन्ड होगी, यानी कि 2 लेन वाला ब्रिज रहेगा। ये नेपाल का जो धाप रीजन है और जो धरचूला का छारछुम रीजन है उसको आपस में कनेक्ट करेगा। इंडिया और नेपाल का ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप नटियाल जी के द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट मॉडल को एडवोकेट किया गया, यानी कि सराहा गया, जिसके तहत हम माउंटेनियस एरियाज जो हैं उत्तराखंड के वहां पे वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। आंसर है उत्तरकाशी। इसका मतलब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के मॉडल को अगर फॉलो किया जाए तो और भी माउंटेनियस एरियाज में स्टेट के वोटिंग जो है उसकी परसेंटेज को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बाकी हिल डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा लोगों का वोटिंग पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिला है। ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई है एचडीसी फाउंडेशन की और अनूप नौटियाल जी ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इस फाउंडेशन की रिपोर्ट में ये चीज पाई गई है कि इलेक्शन में जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वोटर्स का वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देता है वोटर्स के मामले में, तो उसका आंसर उत्तरकाशी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर की एक मैनेजमेंट सेंटर जो है एक स्टेट गवर्नमेंट का उसे प्रोवाइड किया गया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो जीता गया है ये आपको बताना है। तो आंसर है उत्तराखंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है उसके द्वारा ये अवार्ड जो है प्रबंधन पुरस्कार वो जीता गया है। तो इससे ये भी आपको समझ लगा होगा कि ये जो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये डिजास्टर मैनेजमेंट में जो बढ़िया करता है उसको दिया जाता है। इसके तहत जो कैश रिवॉर्ड है वो 51 लाख रुपीस का होता है। और ये जो सेरेमनी है मतलब ये जो पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ये सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे पे दिए जाते हैं जो कि 23 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। इस दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये प्रबंधन पुरस्कार नवाजा गया है। ये इसलिए भी दिया गया क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सीज्मिक सेफ्टी मेजर जो हैं वो लिए गए, यानी कि अर्थक्वेक से बचने के मेजर जो हैं उनको लिया गया है वाइल कंस्ट्रक्शन, यानी कि रोड्स बनाते टाइम, ब्रिज बनाते टाइम, कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन करते टाइम ध्यान रखा गया कि इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म ना हो और इस एक्टिविटी से जो अर्थक्वेक है वो ना आने पाए। तो इस कारण से ये अवार्ड जो है ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको कि इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2021 में सिल्वर मेडल से नवाजा गया। आंसर है 2 ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको ये इंडिया स्किल अवार्ड जो है जिनको ये सिल्वर मेडल जो है वो इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन में दिया गया। इंडिया स्किल 2021 बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर ऑपरेट करता है। और ध्यान रखेंगे अब जिन्होंने नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया है वो आगे वर्ल्ड स्किल इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे हमारे कंट्री को। ये कंट्री का सबसे बड़ा स्किल कंपटीशन था और जो विनर्स हैं वो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में जाके अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो है ये शंघाई चाइना में ऑर्गेनाइज होगा और 60 डिफरेंट कंट्रीज का पार्टिसिपेशन रहेगा जिसमें से एक आपका इंडिया भी रहेगा। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो है इसको ओलंपिक्स ऑफ स्किल भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट जगह पे इंडिया के ये प्रोग्राम जो था स्किल कंपटीशन जो था इसको ऑर्गेनाइज किया गया। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा न्यू दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अवार्ड्स का जिन्होंने कि इस कंपटीशन में अच्छा किया। उत्तराखंड के वो 2 नाम जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीता है आप उनका नाम ध्यान रख सकते हैं, प्रशांत सैनी और एक है अभिनव वर्मा। प्रशांत सैनी को ये जो विनिंग मतलब मेडल दिया गया सिल्वर मेडल ये दिया गया साइबर सिक्योरिटी पे अच्छा करने के लिए, अपनी स्किल को शोकेस करने के लिए। अभिनव वर्मा को जो मेडल दिया गया वो दिया गया 3D डिजिटल गेम के आर्ट के लिए, डिजिटल गेम के आर्ट के लिए। तो ये 2 मेडल्स जो हैं सिल्वर मेडल्स इनको दिए गए, ये दोनों ही उत्तराखंड से हैं। अब ये वर्ल्ड स्किल में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि शंघाई चाइना में ऑर्गेनाइज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उत्तराखंड के, अब उनका जो डेली अलाउंस है उसको बढ़ाया जाएगा। वो पहले 350 था, अब प्रेजेंट में कितना अलाउंस इनको दिया जाएगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है 500। सैनिटेशन वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि हाइजीन का क्या इंपॉर्टेंस है ये कोविड के टाइम पे हम सबको समझ में आया, और इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है स्वच्छता को लेकर, और इनकी इसी काम की वजह से इनके रिकग्निशन देते हुए ये 500 रुपए का जो अलाउंस है अब इनका दे दिया गया है, पहले ये 350 हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवानंद नौटियाल स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आए कि ये किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत जो पर मंथ अमाउंट दिया जाता था अब उसको इंक्रीज किया गया है। पहले 250 रुपया था, सो आपको बताना है इंक्रीज होके अब पर मंथ कितनी स्कॉलरशिप रहेगी। आंसर है 1500। सो ये काफी बड़ा इंक्रीज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट, मोबाइल टैबलेट भी दिए जाते हैं। इसके लिए फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट की चलाई जा रही है, और स्कॉलरशिप अब इंक्रीज हुई है, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो पहले हुआ करते थे 11, अब इस मेरिट स्कॉलरशिप के बेनिफिशियरीज की संख्या को बढ़ा के 100 कर दिया गया है। इसी के तहत एक और स्कीम है सेम, श्री देव सुमन स्कॉलरशिप, इसकी अमाउंट 150 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए कर दी गई है। सेम एक चीज ध्यान रखेंगे, चीफ मिनिस्टर प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, इसकी जो स्कॉलरशिप है वो 2500 रुपया तय की गई है। क्लास 12th के जो भी बच्चे मेरिट में आएंगे उनको अगले 5 साल तक ये 2500 रुपए की स्कॉलरशिप जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो फ्री टैबलेट की स्कीम है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा 1072 मिसिंग चिल्ड्रन, टीनेजर, एल्डरली, यूथ और दूसरे लोगों को उनकी फैमिली से मिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया 3 महीने लंबा। आपको उस ऑपरेशन का नाम बताना है जिसके तहत उत्तराखंड पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और बिछड़े हुए लोगों को अपनी फैमिलीज के साथ मिलने में मदद की। सो इस प्रोग्राम का नाम था स्माइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्माइल किस स्टेट गवर्नमेंट का या किस स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस का था, तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस का था। ये जो प्रोग्राम है ये 15 सितंबर से शुरू हुआ था और 15 दिसंबर तक चलाया गया, ऑपरेशन स्माइल। तो इसी के साथ ही लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।